दोस्तों, एक छोटी सी चींटी की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको जिंदगी में एक राजा बना देगी। आप अपने जीवन में हार मानना छोड़ देंगे। आपने आज तक बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस कहानी को लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने जीवन में हार मानना भूल जाएंगे। आपको हार शब्द से नफरत हो जाएगी। ये कहानी आपकी पूरी तरह से जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, ये कहानी है एक चींटी और उसके संघर्ष की, जो कि किस तरह से एक छोटी सी चींटी संघर्ष करके अपने फील्ड का राजा बन जाती है। दरअसल एक बहुत ही बड़े घने जंगल में एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक बहुत ही बड़ा चींटियों का बील था, जिस बिल में बहुत सारी चींटियां रहा करती थीं। सभी चींटियां आपस में ही मिलजुल कर रहा करती थीं। सभी चींटियां अपने अपने भोजन का प्रबंध एकजुट व मिलजुल कर ही किया करती थीं। उनमें से एक रानी चींटी भी थी, जो कि सभी को आदेशानुसार ही काम करवाती थी। सभी चींटियां उनके आदेशानुसार ही काम किया करते थे, क्योंकि रानी चींटी उन सभी चींटियों की लीडर भी थी और रानी चींटी उन सभी चींटियों से बहुत बड़ी भी थी, जिससे सभी चींटियां उनका आदर व सम्मान किया करती थीं। रानी चींटी उन सभी को एकजुट मिलजुल कर काम करना और रहना सिखाती थीं। सभी चींटियां बहुत ही खुश थीं, लेकिन रानी चींटी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित रहती थीं, क्योंकि वे धीरे धीरे अब बूढ़ी और कमजोर होती जा रही थीं। उन्हें हमेशा एक ही बात सताती रहती कि आखिर मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा ये राज्यपाठ। उन्हें एक अच्छा राज्यपाठ संभालने वाला चाहिए था, जो कि उनकी जगह ले सके और राज्यपाठ अच्छे से संभाल सके। यही चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि वे अपनी जगह आखिर किसको दें। रानी चिट्टी ये निर्णय ही नहीं ले पा रही थी कि आखिर इसका असली हकदार कौन है, कौन बनेगा आखिर यहां का राजा। लेकिन रानी चींटी अपनी जगह ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे जाने के बाद वह राज्यपाठ संभाल पाएगा या नहीं। इसलिए रानी चींटी अगले ही दिन एक सभा का आयोजन करती है, जिसमें वह सभी चींटियों को एक जगह बुलाती है। सूचना मिलने पर सारी चींटियां उनके पास जुटती हैं। तभी कुछ देर बाद रानी चींटी आती हैं और अपनी बात रखते हुए बोलती हैं कि मैं आप लोगों को यहां एक खास वजह से बुलाई हूं। हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कोई भी जीतेगा वह यहाँ का सबसे शक्तिशाली सदस्य होगा। यह एक खेल की तरह ही होगा, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपको एक समुद्र पार करना होगा। समुद्र के दूसरी ओर एक छोटा सा जंगल होगा। उसी जंगल में एक 4 रंगों वाला मोती का पेड़ होगा। जो कोई भी उस मोती को सबसे पहले यहाँ लेकर आएगा, वही यहाँ का सबसे शक्तिशाली सदस्य होगा। जब अगले ही दिन प्रतियोगिता शुरू होती है तो इसमें बहुत सारे चींटियां भाग लेती हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी चींटियां मोती की तलाश में अपने अपने नाव लेकर निकल जाती हैं, लेकिन उनमें से कई सारी चींटियां समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखकर डर जाती है और वहां से वापस लौट जाती हैं। बची हुई कुछ चींटियां हिम्मत दिखाकर अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन समुद्र की कुछ दूरी तय करने के बाद समुद्र की हवाएं और लहरें तेज होने लगती हैं। समुद्र की लहरें तेज होने से सभी चींटियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और डर से वे लोग भी वापस लौट जाती हैं। लेकिन उनमें से एक चींटी ऐसी भी थी जो कि समुद्र की बढ़ती लहरों से हार नहीं मानती और वह तेज हवाओं और लहरों से लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ टाइम बाद समुद्र की लहरें इतनी तेज बढ़ जाती हैं कि समुद्र की तेज हवाएं और उफान मारती हुई पानी की लहरें उस चींटी के नाव को डुबा देती हैं, जिससे वह चींटी पानी में डूबने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वह अपने आप को संभाल लेती है और वह तैरने लगती है। पर कुछ टाइम के कड़ी मेहनत से वह धीरे धीरे समुद्र के किनारे तक पहुंच ही जाती है। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह उस जंगल की ओर आगे बढ़ने लगती है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे जो नजारा दिखाई देता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नजारा उसने आज तक कभी नहीं देखा। चारों तरफ 4 रंगों वाली मोती का पेड़ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो कि वह किसी स्वर्ग में आ गई हो। चींटी बिना समय गवाए मोती निकालने के लिए पेड़ में चढ़ने का प्रयास करने लगती है, लेकिन पेड़ इतना चिकना होता है कि वह बार बार फिसल जाती है और फिसल कर नीचे गिर जाती है। चींटी फिर से दूसरे पेड़ पर चढ़ने का दोबारा कोशिश करती है, लेकिन वह पेड़ उससे भी ज्यादा चिकना होता है, जिससे चींटी उसमें भी फिसलकर नीचे गिर जाती है। चींटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। चींटी दूसरे पेड़ पर फिर से दोबारा कोशिश करती है,
लेकिन उसमें भी वह नाकामयाब हो जाती है। वह उस मोती तक पहुंच ही नहीं पाती। चींटी को यह बात अच्छे से समझ आ जाती है कि हर बार अलग अलग पेड़ में चढ़ने से अच्छा है कि एक ही पेड़ में बार बार चढ़ने का प्रयास किया जाए। तभी चींटी एक ही पेड़ में बार बार चढ़ने का प्रयास करने लगती है, लेकिन वह तमाम प्रयासों के बाद भी फिसल कर नीचे ही गिर जाया करती है। अब चींटी थक हार कर शांति से एक जगह बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं गलती क्या कर रही हूं कि बार बार फिसल के नीचे गिर जा रही हूं। चींटी उन गलतियों को समझती है और एक बार फिर से प्रयास करती है। इस बार चींटी पेड़ की आधी दूरी तय कर लेती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वह फिर से फिसल कर नीचे गिर जाती है। लेकिन इस बार चींटी फिर से अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक बार फिर से पूरी ताकत और दिमाग के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और इस बार चींटी पेड़ में चढ़ने पर सफल हो ही जाती है और उन मोतियों को तोड़कर वापस नीचे आ जाती है। तभी चींटी सारे मोतियों को समेटकर वापस घर की ओर जाने की तैयारी करने लगती है। जब वह मोतियां लेकर जंगल से बाहर निकलती है और जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो वापस जाने के लिए कोई नाव ही नहीं है, क्योंकि वह जिस नाव से बैठकर यहां आई थी वह तो रास्ते में ही डूब गई थी। वह किसी तरह से तैरते हुए तो यहां तक आई थी, लेकिन यहां से बिना नाव के तैरते हुए वापस घर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब वह चींटी पूरी तरह से वहीं जंगल में फंस गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब यहां से वापस घर कैसे जाएगी। चींटी निराश होकर वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी कुछ टाइम बाद रात भी होने को रहता है और उसे बहुत जोर से भूख भी लगा होता है, लेकिन खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं होता। इसलिए चींटी भूख मिटाने के लिए जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। जंगल में उसे खाने के लिए कुछ कुछ भोजन तो मिल जाता है, जिसको खाकर वह पूरी रात वहां गुजारती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो चींटी सोचती है कि यहां रहूंगी तो बिना खाए ही मर जाऊंगी, क्योंकि यहां खाने के लिए ना तो भोजन है और न ही पीने के लिए मीठा पानी। मुझे यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। तभी चींटी एक नाव बनाने के बारे में सोचती है, जिसमें वह बैठकर वापस अपने घर जा सके। लेकिन नाव बनाने के लिए सूखी सूखी लकड़ियों की जरूरत होती है, लेकिन वहां कोई भी सूखा लकड़ी नहीं था। तभी सूखी लकड़ियों के लिए वह जंगल की ओर जाने लगती है, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उसे एक भी सूखा लकड़ी नहीं मिलता, क्योंकि वह जंगल समुद्र के किनारे में ही स्थित था, जिसकी वजह से पूरा जंगल हरा भरा था। सूखी लकड़ी न मिलने पर वह बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, जिससे उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करते रहती है। लास्ट में उसे एक ऐसा पेड़ मिल ही जाता है जिसमें कुछ लकड़ियां सूखी हुई रहती हैं। जैसे तैसे करके वह चींटी उन लकड़ियों को नीचे लाती है और एक छोटा सा नाव बनाती है। नाव बनाने के बाद वह उसी नाव में बैठकर वह अपने घर की ओर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसके सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उसके नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, क्योंकि उसका नाव इतने अच्छे से नहीं बना था कि वह पानी को अंदर आने से रोक सके, जिसके कारण उसका नाव समुद्र में डूबने लगती है, जिससे वह पानी में छलांग लगा देती है और तैरने लगती है। समुद्र की तेज हवाओं और पानी की तेज लहरों से लड़ते लड़ते वह धीरे धीरे समुद्र के किनारे तक पहुंच ही जाती है। चींटी अपने आप को समुद्र के किनारे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसकी नजर थैले में मोतियों पर पड़ती है तो उसमें से कुछ मोतियां गायब रहती हैं, क्योंकि तैरते समय ही कुछ मोतियां समुद्र में गिर जाती हैं, जिसे देखकर चींटी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने उसको बहुत ही मेहनत से लेकर आई थी, जो कि उससे एक पल में ही दूर हो गई। उसके पास मात्र एक ही मोती बचती है। चींटी उस मोती को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। जब वह चींटी मोती लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसे देखकर सभी चींटियां दंग रह जाती हैं, क्योंकि उसके हाथों में मोती देखकर सभी की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। चींटी उस मोती को लेकर रानी चींटी के पास जाती है तो रानी चींटी भी उस मोती देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस मोती को लाने के लिए सभी लोगों ने भाग लिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस मोती को नहीं ला पाए। लेकिन तुमने इसको कैसे लाया? चींटी ने रानी चींटी को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रानी चींटी के तो होश ही उड़ गए। तभी रानी चींटी उसके मेहनत और संघर्ष से काफी प्रभावित हुई और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगी। तभी अगले ही दिन रानी चींटी ने सभा में सभी चींटियों को बुलाया और रानी चींटी ने उस चींटी को सभी चींटियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली चींटी घोषित कर दिया और साथ ही उसे वहां का अगला राजा भी घोषित कर दिया। ये सुन के वहां के सभी चींटियों के होश ही उड़ गए और तभी
उनमें से एक चींटी ने रानी चींटी को बोला कि रानी चींटी जी, आपने तो बस सभी चींटियों में शक्तिशाली चींटी घोषित करने को बोला था, तो फिर आपने इसे यहाँ का राजा क्यों घोषित कर दिया? तभी रानी चींटी बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्रतियोगिता एक राजा बनने के लिए ही रखा गया था, क्योंकि धीरे धीरे अब मेरी उम्र भी होते चली जा रही है और मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ का अगला राजा किसे बनाऊं। इसलिए मैंने ये प्रतियोगिता रखा ताकि इसमें एक सर्वश्रेष्ठ चींटी का चयन हो सके और वह यहाँ का अगला राजा बन सके। तभी रानी चींटी की बात सुन के सारी चींटियां उस चींटी को अपना अगला राजा स्वीकार करती हैं और अंत में उसे ही वहां का अगला राजा घोषित करती हैं। तो दोस्तों, आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर भगवान हमें कष्ट और परेशानियां देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको जिंदगी में हराना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि भगवान हमें कष्ट और परेशानियां देकर हमारी योग्यता नापना चाहते हैं ताकि हमें जिंदगी में राजा बना सकें। और हम कष्ट और परेशानियां देखकर अपने जीवन से हार मान जाते हैं, जिससे हम जीवन में कभी भी राजा नहीं बन पाते। अगर इसी तरह से वह चींटी भी हार मान जाती तो शायद वह आज राजा नहीं बन पाती। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानिए, लगातार और बार बार प्रयास करते रहिए। आज नहीं तो कल आप भी एक दिन राजा जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक और मजेदार कहानी हमारे चैनल पर हर सप्ताह आते रहेगी। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।